इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे अपने द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के लेक्चर में सेक्शन 26 और 29 के बारे में, जहाँ पे बात की गई है पूर्व भाव्य शर्त और उत्तर भाव्य शर्त। ये दोनों चीज़ क्या कहलाती है, ठीक है ना, ये दोनों है क्या चीज़, ठीक है ना, इसका प्रोविज़न क्या है इस एक्ट में, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें पूर्व भाव्य शर्त, दैट मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। या इसका मतलब क्या है कि जहाँ संपत्ति अंतरण की कोई शर्त, ठीक है, कि जहाँ संपत्ति अंतरण के निबंधन कोई शर्त अधिरोपित करते हैं कि कोई व्यक्ति उस संपत्ति में हित प्राप्त करने से पहले उस शर्त को पूरा करे। अब मान लीजिए कोई संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है किसी व्यक्ति को, ए नाम का जो व्यक्ति है बी नाम के व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, और ये एक शर्त रख देता है कि सबसे पहले कि इस काम को पूरा करो, ठीक है ना। ए नाम का जो व्यक्ति है जो भी काम यहाँ पर रखेगा उसको पहले उसको पूरा करना होगा, उसके बाद उस जो भी संपत्ति है उस बी के नाम पे अंतरित कर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब बी नाम का व्यक्ति है, यदि वह उस शर्त का अनुपालन कर देता है तो वहाँ पर यह समझा जाएगा कि उसने उसकी पूर्ति कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और ये बी नाम का व्यक्ति है। ए नाम का जो व्यक्ति है वो इसको 5 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए नाम का व्यक्ति है वो एक ऐसी कंडीशन रख देता है कि यदि तुम जो अर्थात जो बी है ए को यदि एक बाइक दे देता है तब वह इसको संपत्ति अंतरित हो जाएगी। अदरवाइज यदि ये बाइक नहीं देता है इसको तो यहाँ पर अंतरित नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर क्या है, यदि बी उसको बाइक दे देता है तो वहाँ पर ये क्या है, वो इंटाइटल हो जाता है उस संपत्ति के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि यदि कोई अंतरण किया जाना है तो उससे पहले यदि कोई ऐसा कार्य करना हो, ठीक है ना, ऐसे शर्त के अनुसार शर्त आरोपित कर दी जाती हो, वह उस शर्त को पूरा करे, तो वहाँ पर उसको उस कंडीशन को पूरा करना होगा। उसके बाद उस संपत्ति में उसका इंटाइटल होगा, ठीक है, उसका पोजीशन उसको मिल जाएगा अंतरिति को। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि हित प्राप्त करने से पहले, अर्थात जो भी संपत्ति में इंटरेस्ट है उसका हित है, उससे पहले क्या करना होगा, उस शर्त को पूरा करना होगा, उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा। यही चीज़ है आपका फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक दृष्टांत दिया गया है कि का 5,000 रुपये खा को इस शर्त पर अंतरित करता है, अर्थात जो ए नाम का व्यक्ति है वो बी नाम के व्यक्ति को 5,000 रुपये इस कंडीशन के साथ अंतरित करता है कि वह गा और घा की सम्मति से विवाह करेगा। अर्थात जो बी है वो जो सी और डी के कंसेंट से अपनी विवाह करेगा। ऐसा कौन कह रहा है, ए कह रहा है 5,000 रुपये अंतरित करते समय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो डी नाम का व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर जो बी है वो सी की सम्मति ले लेता है, उसके बाद विवाह करता है। तो यहाँ पर माना जाएगा कि उसने क्या किया है, शर्त फुलफिल कर दी है, उस कंडीशन को फुलफिल कर दी है। परंतु यदि ख पहले विवाह करता है और सम्मति बाद में प्राप्त करता है तो उसने शर्त पूरी नहीं की है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया है, पहले विवाह करने से पहले उसकी सम्मति लिए फिर विवाह किया। लेकिन यहाँ पे यदि मान लीजिए जो बी नाम का व्यक्ति था वो पहले विवाह कर लेता है, उसके बाद सम्मति लेता है, यहाँ पर कंसेंट लेता है, तो वहाँ पर माना जाएगा कि उसने शर्त का अनुपालन नहीं किया है, ठीक है, उसका अनुपालन करने में असफल रहा है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 29। यहाँ पे बताया गया है उत्तर भाव्य शर्त अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। पूर्वगामी अंतिम धारा द्वारा अनुजात किस्म का परतर दूरस्थ, ठीक है ना, बेन प्रभावी नहीं हो सकता जब तक कि शर्त को पूर्ति यथावत नहीं हो जाती, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऊपर जो हमने पढ़ा पूर्व भाव्य शर्त, उसमें क्या था, शर्त पहले पूरा करना था, उसके बाद जो भी कार्य किया गया है, अंतरित किया गया है जो भी संपत्ति उसको प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ पे जो अंतरित किया गया है संपत्ति वो क्या है कि दूरस्थ, अर्थात कि भविष्य के लिए कुछ ऐसा बताया गया है या फिर गुप्त किसी बयान के लिए प्रभावी होगा, ये सारी चीज़ें बताई गई उत्तर भाव्य शर्त में। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आपको।
कि का 500 रुपये खा को अंतरित करता है, ठीक है ना, ए जो है बी को 500 रुपये अंतरित करता है, और यदि खा अब प्राप्तव्य हो जाए या विवाह कर लेता है तो वह रुपए उसके हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो का है ए है वो क्या शर्त रखता है कि जो बी नाम का व्यक्ति है वो प्राप्तव्य अर्थात मेजर हो जाता है या फिर वह विवाह कर लेता है तो वह जो रुपए हैं वो किसको प्राप्त हो जाएंगे, इसको प्राप्त हो जाएंगे। बट यहाँ पे यदि खा अप्राप्तव्य ही मर जाए या फिर गा की सम्मति के बिना विवाह कर लेगा तो 500 रुपये घा को प्राप्त होंगे। कि कंडीशन फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, ठीक है ना, अप्राप्तव्य ही मर जा रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि जो 500 रुपये है वो घा को प्राप्त हो जाएंगे, ऐसी कंडीशन रखी गई थी यहाँ पर। उसके बाद यदि मान लीजिए जो बी था वो केवल 17 वर्ष की आयु में और गा की सम्मति के बिना विवाह कर लेता है तो घा को रुपए का अंतरण प्रभावी हो जाता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए 17 वर्ष की आयु में शादी कर ली और गा की सम्मति के बिना भी विवाह कर लेता है तो यहाँ पर घा को क्या है वो इंटाइटल हो जाता है 500 रुपये लेने के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।